हेलो एवरीवन, टुडे वी आर टॉक अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग। अगर आप भी ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हो या करने की सोच रहे हो तो आपको ये फैक्टर जरूर जानने चाहिए कि शुरुआती 3 सालों में ऑर्गेनिक फार्मिंग कम प्रॉफिटेबल क्यों होती है। अगर कौन से वो फैक्टर्स है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को शुरुआती 3 सालों में इफेक्ट करते हैं, तो चलिए समझते हैं। फैक्टर नंबर फर्स्ट, सॉइल ट्रांजिशन। जैसा कि आपको पता है कि आपने अब तक अपनी सॉइल में केमिकल फर्टिलाइजर का यूज किया है और अब आप केमिकल फर्टिलाइजर से ऑर्गेनिक फार्मिंग पर आना चाहते हो, तो सॉइल एकदम से काम नहीं करेगी, क्योंकि सॉइल को केमिकल फर्टिलाइजर की आदत लगी रहती है। जैसे किसी बंदे को सिगरेट या नशे की आदत लगी हो और उसे वह छोड़नी हो तो एक दिन में होगा नहीं। ठीक उसी प्रकार सॉइल को भी केमिकल का नशा रहता है और अब आप उसको केमिकल से दूर करना चाहते हो तो ये एक दिन में होगा नहीं। इसको रीबिल्ड होने में 3 साल का समय लगता है और इसी प्रोसेस के दौरान उसमें कार्बन लेवल भी बढ़ता है, जिससे क्रॉप यील्ड का रिस्पॉन्स शुरुआती सालों में बहुत ही स्लो देखने को मिलता है। सॉइल के लिए यह एक रिकवरी फेज होता है। दूसरा फैक्टर है न्यूट्रिशन रिलीज का डिफरेंस। देखो, जब हम केमिकल फार्मिंग में केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करते हैं तो केमिकल फर्टिलाइजर सीधे ही प्लांट को इसी रूप में अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में जब हम सॉइल में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर अप्लाई करते हैं तो उसको सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव खाते हैं, उसके बाद ही वो प्लांट के लिए अवेलेबल फॉर्म में होते हैं। देखो, ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्टिंग में एक स्लो रिलीज सिस्टम है, जिसका रिजल्ट शुरू में स्लो ही होता है, लेकिन किसान इसकी कम उपज को देखकर ऑर्गेनिक फार्मिंग से वापस केमिकल फार्मिंग में चला जाता है और कहता है कि ऑर्गेनिक तो किसी काम का नहीं है। तीसरा फैक्टर है पेस्ट एंड डिजीज का नेचुरल बैलेंस। देखो, केमिकल फार्मिंग के अंदर हम पेस्ट को मार देते हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर हम पेस्ट को कंट्रोल करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर शुरू में नेचुरल प्रेडेटर्स की कमी होती है और इकोसिस्टम में इम्बेलेंस होता है, इसीलिए पेस्ट का अटैक ज्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे इकोसिस्टम बैलेंस होता है और नेचुरल प्रेडेटर्स की अवेलेबिलिटी बढ़ती है, उसी तरह पेस्ट का अटैक भी धीरे धीरे कम हो जाता है। फोर्थ फैक्टर है मार्केट एंड सर्टिफिकेशन गैप। देखो, अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करके किसी फसल को उगाकर मार्केट में बेचने के लिए जा रहे हो और अगर आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं है तो मार्केट को ये पता नहीं है कि आपने जो फसल उगाई है वह ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा उगाई है। इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग के सर्टिफिकेशन को वेरीफाई होने में कम से कम 3 साल का समय लगता है और उसी 3 साल तक किसान को फसल के अच्छे दाम नहीं मिलते हैं। इसलिए कई किसान के ऊपर फाइनेंशियली प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण वह ऑर्गेनिक फार्मिंग को बीच में ही छोड़ देते हैं और वापस केमिकल फार्मिंग को अपना लेते हैं। पांचवा और सबसे बड़ा हिडन फैक्टर है पेशेंस। देखो, ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर सबसे बड़ा इनपुट ही पेशेंस है। अगर कोई फार्मर ये सोचता है कि मुझे पहले साल ही बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा तो वो लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव नहीं कर पाता। और कोई फार्मर यह सोच के समझ के चलता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग एक 3 साल का इन्वेस्टमेंट है, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए जीत जाता है। देखो, ऑर्गेनिक फार्मिंग इसलिए मुश्किल नहीं है कि शुरुआती टाइम में कम प्रॉफिट मिलता है, बल्कि इसलिए मुश्किल है क्योंकि शुरुआती टाइम में सॉइल अपने नेचुरल सिस्टम को वापस रिकवर करती है। तो आप भी ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हो या करने की सोच रहे हो या आपके आसपास कोई भी ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हो तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए इसी चैनल को सब्सक्राइब करें।